नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। और आज का ये वीडियो जो है हमने क्लास 6 के चैप्टर 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य से हमने लिया है। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य से ये क्वेश्चन सारे हमने लिए हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम इसमें 150 प्रश्न आपको देने वाले हैं और ये सभी जो है MCQ फॉर्मेट में है। तो आप अगर अपनी किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और तभी इसका लाभ आप ले पाएंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो से जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसका उचित लाभ ले पाएँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट हम आपको आज हम करवाने जा रहे हैं। इसमें हम जो है 30 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 30 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है जन, लोगों के बसने की जगह, राजा का महल, सैनिकों की छावनी या व्यापारिक मंडी। आपको बताना है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायज्ञों को रोक कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के किससे राजा मानने लगे? ठीक है, जो महायज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे अब जन के राजा नहीं थे। ठीक है, ये यानी वो जन के राजा ना होकर के अब किसके राजा हो गए? अब किसको राजा माने जाने लगे? तो आपको बताना है ऑप्शन क्या क्या है। वो जनपद के राजा माने जाने लगे, केवल सेना के प्रमुख हुआ करते थे, केवल गांव के मुखिया या विश्व के राजा। ठीक है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जनपद के राजा माने लगे। जो महायज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे अब जनपद के राजा माने जाने लगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों द्वारा यानी आर्कोलॉजिस्ट द्वारा कई जनपदों की खुदाई की गई। दिल्ली में से कौन सा प्रमुख जनपद स्थल स्थित है? तो आपको बताना है कि वो पुराना किला है, हस्तिनापुर है, अंतर्जित खेड़ा है या कौशाम्बी है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रमुख जनपद जो है दिल्ली में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पुराना किला। पुराना किला जो है वो आपको दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास कौन सा प्रसिद्ध जनपद पुरास्थल मिला है? उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कौन सा पुरास्थल मिला है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? हस्तिनापुर है, अंतर्जित खेड़ा है, पुराना किला है या वैशाली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास कौन सा जनपद पुरास्थल मिला है? यानी जनपद पुरास्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास कौन सा मिला है? आपके पास ऑप्शन है अंतर्जित खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी या राजगृह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अंतर्जित खेड़ा। अंतर्जित खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास स्थित जनपद पुरास्थल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों की खुदाई से पता चलता है कि लोग मुख्यतः किन झोपड़ियों या घरों में रहते थे और क्या पालते थे। तो आपके पास ऑप्शन है कच्चे पक्के घरों में रहते थे और मवेशी और जानवर पालते थे, केवल पत्थर के मकानों में रहते थे, केवल महलों में रहते थे, केवल गुफाओं में रहते थे। तो देखिए, जैसे ही केवल लगा ये कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे पक्के घरों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालने का काम भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद के लोगों को कौन कौन सी फसलें उगाने का काम होता था? जनपद के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे? आपके पास ऑप्शन है चावल, गेहूँ, जौ और दाल, तिल, सरसों, गन्ना या दोनों, या केवल मक्का और चाय। ठीक है, देखिए मक्का और चाय तो केवल होगा नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि चावल, गेहूं और जौ एवं दाल
ये सभी जो है उगाई जाती थी। साथ में तिल, सरसों और गन्ना भी उपजाया जाता था। तो जनपद के लोग जो है इस तरह के फसलों का उगाने का काम करते थे, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लगभग कितने वर्षों पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद का नाम दिया जाने लगा? तो आपके पास ऑप्शन है 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 3500 वर्ष पहले। ठीक है, आपको बताना है कि कितने वर्ष पहले जो है जनपद जो है महत्वपूर्ण हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है 2500 वर्ष पहले जो है यही जनपद जो है जनपद में बदल गया और महाजनपद जो है जनपद में या जनपद जो है महाजनपद में कहा जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, जो महाजनपद की मुख्य विशेषता क्या होती थी? ठीक है, अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियां किलेबंद होती थी। वे केवल गांव की समूह थी। वे केवल वहाँ कोई राजा नहीं होता था, वहाँ केवल व्यापारी रहते थे। आपको बताना है। तो जनपद महाजनपद की विशेषता ये थी कि अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी और कई राजधानियाँ किलेबंद हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानियों की किलेबंदी का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है शहर के चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की विशाल दीवार बनाना, शहर के चारों ओर खाई खोदना, सैनिक की तैनाती करना या ऊंचे टावर बनाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है शहर के चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की विशाल दीवार बनाना ताकि आक्रमणों से बचा जा सके। नेक्स्ट देखिए, महाजनपदों की रक्षा राजधानियों की किलेबंदी क्यों करवाते थे? मतलब महाजनपदों के जो राजा होते थे राजधानियों का किलाबंदी करवाते थे, क्यों? आपके पास ऑप्शन है अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, किले के अंदर रहने वाले लोगों की किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखने के लिए या उपयुक्त सभी कारणों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि अन्य राजा के आक्रमण से सुरक्षा के लिए राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये किलेबंदी की जाती थी। किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखने के लिए ये किलेबंदी की जाती थी। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल दीवारें बनाने और किलेबंदी करने के लिए किन संसाधनों का विशाल आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है लाखों ईंट और पत्थरों की, हजारों मजदूरों और स्त्री पुरुषों को श्रम की, अत्यधिक धन की या उपयुक्त सभी की। यानी जब आप विशाल दीवार बनाएंगे या किलाबंदी करेंगे तो आपको इन सभी संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। लाखों ईंटा और पत्थर भी चाहिए आपको, हजारों मजदूर चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनके श्रम की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको अधिक पैसा भी लगेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों में राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखना शुरू किया? तो आपके पास ऑप्शन है अस्थायी सेना रखना शुरू कर दिए, केवल भाड़े के सैनिक रखते थे, केवल गांव के किसान होते थे या विदेशी सैनिक रखना शुरू कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अस्थायी सेना जो है राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में सैनिकों को नियमित वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के या वस्तुओं के रूप में, केवल क्रेडिट कार्ड द्वारा, केवल ज़मीन देकर या अनाज देकर। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आहत सिक्के या वस्तुओं के रूप में जो है वो नियमित वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों में विशाल किलों और सेना के रखरखाव के लिए राजाओं को किसकी आवश्यकता होती थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? नियमित कर की आवश्यकता होती थी, केवल शिक्षा से दी गई भेंट की आवश्यकता होती थी, केवल लूट के माल की आवश्यकता होती थी या ऋण की आवश्यकता होती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नियमित जो टैक्स होते थे उसकी आवश्यकता राजा को पड़ती थी सैनिकों के और किलों के रखरखाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में राजाओं ने टैक्स वसूलने के लिए क्या किया? लोगों पर नियमित कर लगाएं और अधिकारी नियुक्त किए गए, केवल उपहार पर निर्भर रहे, केवल युद्धों से धन जुटाया या केवल व्यापार बंद कर दिया। तो आपको ऑप्शन क्या है? जैसे ही ये केवल लगता है ये गलत हो गया, ये गलत है और ये गलत है,
तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर है लोगों पर नियमित टैक्स लगाए इन्होंने और उसके लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया जो कर वसूली का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण कर किस प्रकार लगाया जाता था? आपके पास ऑप्शन है फसल या कृषि पर कर लगाया जाता था, व्यापार पर कर लगाया जाता था, शिल्पकार पर कर लगाया जाता है या पशुपालकों पर कर लगाया जाता था। तो महाजनपद काल में सबसे जो महत्वपूर्ण कर होता था वो फसलों या कृषि पर लगाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, कृषि पर लगाया जाने वाला कर सामान्यतः उपज का कितना हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था? ठीक है, इसी को आपसे पूछता है भाग किसे कहा जाता था। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 1/2 हिस्सा होता था, 1/3 हिस्सा हो सकता है, 1/6 हिस्सा होता था या 1/10 हिस्सा होता था। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1/6 हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, शिल्पकारों पर कर किस प्रकार से लगाया जाता था? आपके पास ऑप्शन है श्रम के रूप में, यानी राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था, केवल सोने के सिक्के में, केवल अनाज में या कपड़ों के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कि श्रम के रूप में जो है वो शिल्पकारों पर टैक्स लगाया जाता था, उसके लिए राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालकों पर कर के रूप में क्या देना पड़ता था? जो पशु पालते थे उसको टैक्स के रूप में क्या देना होता था? आपके पास ऑप्शन है जानवर या उनके द्वारा उत्पादित दूध, घी, केवल पैसे, केवल फसल या लकड़ी। आपको बताना है कि जो पशुपालक होते थे वो टैक्स के रूप में क्या देते थे। तो टैक्स के रूप में वो जानवर या उसके द्वारा उत्पादित पदार्थ देते थे राजा को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारियों को कर किस प्रकार देना पड़ता था? तो बेची या खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर, केवल ज़मीनों पर, केवल पानी पर या केवल गाड़ियों पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेची या खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर व्यापारियों को टैक्स देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेटकों और संग्राहककर्ताओं को राजा को कर के रूप में क्या देना पड़ता था? यानी जो शिकारी होते थे, जो संग्राहककर्ता होते थे, वो राजा को कर के रूप में क्या देते थे? तो जंगल से प्राप्त वस्तुएं जिसमें जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि शामिल थे, सोना देते थे, सिक्के देते थे, अनाज देते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जंगल से प्राप्त की गई वस्तुएं, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी, ये सब देने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में कौन से 2 परिवर्तन आए? तो आपको महाजनपद काल में लोहे के हल के फाल मिले हैं, धान के पौधे के रोपण शुरू हो गया था, दोनों मिले हैं, या ट्रैक्टर या नलकूपों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो सही आंसर क्या है? सही क्या आंसर है लोहे के हल के फाल भी मिले हैं और धान के पौधों का रोपण भी शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे के हल के फाल का प्रयोग से क्या लाभ हुआ? आपके पास है कठोर या सख्त ज़मीन को आसानी से जोता जाने लगा जिससे पैदावार बढ़ गई, कम पानी लगता था, हल कभी टूटता नहीं था, खेती बंद हो गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कठोर या सख्त ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था जिससे पैदावार जो है वो बढ़ने लगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के पौधे के रोपण से क्या परिवर्तन आया? जब धान रोपा जाने लगा तो इससे क्या परिवर्तन आया? आपके पास ऑप्शन है बीज के फेंकने के बजाय पौधे तैयार करके रोपे जाने लगे और पौधे की उत्तरजीविता और पैदावार बढ़ गई, फसल जल्दी पकती थी, कम मजदूरों की ज़रूरत होती थी, या चावल का रंग बदल गया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बीज फेंकने के बजाय पौधे तैयार करके रोपे जाने लगे और पौधे की उत्तरजीविता और पैदावार बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान के रोपण से कठिन काम को मुख्यतः कौन करते थे? धान के रोपण के कठिन काम को कौन काम करता था, यानी रोपनी का काम कौन करता था? दास या दासी या भूमिहीन खेती मजदूर काम करते थे, केवल राजा के सैनिक काम करते थे, केवल ब्राह्मण करते थे, केवल व्यापारी करते थे। तो सही आंसर क्या है? दास और दासी के और भूमिहीन खेती मजदूर जो है वो धान रोपने का काम करते थे। आज भी ये काम यही लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में भूमिहीन खेती मजदूर को क्या कहा जाता था? जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी ऐसे मजदूरों को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है कमकार कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था, या सरथवा कहा जाता था।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कमकार कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपके पास ऑप्शन है 8, 12, 16 या 20। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है आपको? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है कि दीर्घ निकाय में मिलता है कि विनय पिटक में मिलता है कि महावंश में? ये सभी जो है बौद्ध ग्रंथ हैं और इसमें इनमें से किस में जो है ये सूची महाजनपदों की मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि अगर जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताना है कि कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। आपके पास ऑप्शन है वत्स की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, अंक की राजधानी थी या काशी की राजधानी थी। देखिए, जो वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। मगध की राजधानी जो है वो राजगीर या पाटलिपुत्रा थी। उसके अंक की राजधानी जो चंपा थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो सबको ध्यान रखिएगा कि अंक की राजधानी चंपा, काशी के वाराणसी, मगध का आपका राजगीर या पाटलिपुत्रा और वत्स का कौशाम्बी। ये जो है महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको सभी बता दिया है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।